गुड इवनिंग। मैं सुधीर कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं इस चैनल पे। और आज मैं लगातार पिछले क्लासों में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको बता रहा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। आज थोड़ी सी टेस्ट चेंज कर रहे हैं और हम लोग आज इतिहास का एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग जहाँ यहीं से प्रारंभ होता है आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे उत्तरकालीन मुगल बादशाह जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से है ना, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 1858 ईस्वी तक के राजाओं का क्रम जानने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से वैसे चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे जो आज तक आपने नहीं जाना है इनके बारे में, है ना। इनके बारे में आज तक आपने नहीं जाना है, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। जैसे आप देखो, इनकी पूरी वंशावली समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना, कि कौन किसका पुत्र है, ये समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही प्रत्येक राजाओं के कुछ एक अनसुलझे सवाल हैं या जो आज तक हमारी जानकारी में नहीं आई है या आप सब अभी तक नहीं पढ़े होंगे, वैसे भी प्रश्न आपको यहाँ मिलने वाले हैं। निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबों के सामने, उत्तरकालीन मुगल बादशाह का। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में आएंगे वो सब बनेंगे आपके, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और किसी भी परीक्षा में निश्चित रूप से एक दो प्रश्न यहाँ से रहते हैं। आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, ढेर सारी जानकारी के साथ ये मैं वीडियो आप सबों तक शेयर कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से ये आपके तैयारी में मदद करेगा। और इस चैनल को या इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं आप सब, है ना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। लाइक तो अवश्य करें, जितने भी वॉच करते हैं इसको थोड़ा सा लाइक अवश्य करें ताकि यूट्यूब को एल्गोरिदम समझ में आए वीडियो के बारे में। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं आप सबों के साथ। और यहाँ पर देखिए आप सब, उत्तरकालीन मुगल बादशाह का क्रम यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, ये उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का अनुक्रम है आपका। ये अनुक्रम सजाने का भी काम आता है। जैसे आप यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देते हैं तो ये अनुक्रम सजाने का भी आएगा। टोटल हम लोग ये जानते हैं कि मुगल राजा जो थे ना, महान मुगल बादशाह 12 हैं, है ना, 12 हैं, सॉरी, महान मुगल बादशाह 6 हैं, है ना, महान मुगल बादशाह 6 हैं। और इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। महान मुगल बादशाहों की संख्या आपको 6 है। और यहाँ पर आप देखो कि 12 उत्तरकालीन मुगल बादशाह हैं, 12 उत्तरकालीन मुगल बादशाह हैं, तो टोटल 18 बादशाह हुए हैं मुगल वंश में, ठीक है। तो औरंगजेब तक तो फिर बाद में हम बात करेंगे सेशन में, लेकिन उत्तरकालीन मुगल बादशाहों में पहला जो आप देखिए औरंगजेब के बाद जो राजा बना वो बहादुर शाह प्रथम बना, है ना, 1707 से लेकर 12 ईस्वी तक। जहांदार शाह देखिए 1712 से 1713 ईस्वी तक। फर्रुखशियर आप देखिए 1713 से 1719 तक। उसके बाद रफ़ी उद दर्जात जो बना वो 1719 में ही बना, सिर्फ महीना आप देख सकते हैं 28 फरवरी से 4 जून तक। उसके बाद रफ़ी उद दौला शाहजहां द्वितीय नाम से ही जाना जाता था, ये भी 1719 में बना और ये 6 जून से लेकर 17 सितंबर तक रहा ये 1719 में। तो 1719 में फर्रुखशियर का अंत होता है। उसके बाद देखो रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद दौला, है ना। और फिर मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। उसके बाद अहमद शाह 1748 से 54 तक। यहाँ पर आलमगीर सेकेंड 1754 से 1759 तक। शाहजहां जो तृतीय है वो 1759 से 60 तक। उसके बाद शाह आलम द्वितीय बना 1759 या 60 से लेकर 1806 तक। उसके बाद अकबर शाह द्वितीय 1806 से 37 तक।
और फिर बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक। तो ये मुगल शासकों का क्रम है, आपको ध्यान रखना है ना, कि किस तरीके से ये गद्दी पर आए। ओके, आगे बढ़ाते हैं इनकी वंशावली। अब हम ये नहीं समझते रफी-उद-दर्जात किसका बेटा था, फर्रुखसियर किसका बेटा था, है ना, ये किताबों में बहुत जगह नहीं मिलते हैं। तो उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनकी वंशावली, कौन किसका पुत्र था। ओके ओके, तो आगे बढ़ा रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए अब आपके सामने आ चुका है औरंगजेब। औरंगजेब के उत्तराधिकारी, जैसा कि आप जानते हैं औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली थी, है ना, औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली थी। और राजा में भी आपने देखा कि आलमगीर सेकेंड यहाँ पर दिखाई दिया। तो औरंगजेब के पुत्र कौन कौन थे उसको आप यहाँ देखिए, है ना। किताबों में क्या होता है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, 3 पुत्र की बात बताई जाती है। तो यहाँ पर देखो मुअज्जम हो गया, आजम हो गया, है ना, अकबर द्वितीय, सुल्तान मोहम्मद और कामबख्श, है ना। तो देखो 3 2 5 पुत्र थे इसके औरंगजेब के। और औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था मुअज्जम, मुअज्जम जो था वही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा, बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा, है ना। अब इसकी जो वंशावली चलेगी, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम, यहाँ से जो वंशावली चलेगी, अब इसके पुत्र देखिए, इसके पुत्र कौन कौन हो जा रहे हैं मुअज्जम के, जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उल कद्र और जहान शान, है ना, ये इसके हो गए। ठीक है, अब यहाँ जहांदार शाह का वंशावली देखिए, जहांदार शाह का बेटा आलमगीर द्वितीय था, फिर शाह आलम द्वितीय था, अकबर द्वितीय था और बहादुर शाह द्वितीय था। मतलब बहादुर शाह जो अंतिम था उसके पिता का नाम, ये पिता हो जाएगा अकबर शाह, इसका शाह आलम द्वितीय, इसका आलमगीर द्वितीय, इसका जहांदार शाह, है ना, ये वंशावली चलेगी। ओके, अब यहाँ पर देखो अजीम उस शान, मतलब मुअज्जम का बेटा एक अजीम उस शान था, अजीम उस शान था, उसका बेटा फर्रुखसियर था, है ना, उसका बेटा फर्रुखसियर था। ठीक है, रफ़ी उल कद्र, है ना, या रफ़ी उस शान का बेटा यहाँ पर देखो मोहम्मद इब्राहिम, रफ़ी उद दौला और रफ़ी उद दर्जात, ये था, है ना। अभी तुरंत शाहजहां द्वितीय की बात मैंने करी थी, तो रफ़ी उद दौला यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, उसके बाद देखो जहान शान, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला किसका बेटा था, जहान शान का बेटा था, है ना, जहान शान का बेटा मोहम्मद शाह रंगीला था। इसका मूल नाम देखो रोशन अख्तर था, है ना, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ओके, तो ये वंशावली है इनकी जो मैं बताने का प्रयास किया आपको, है ना। इससे ये समझने में मदद मिलेगा या परीक्षा में आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन किसका पुत्र था, यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक एक राजाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके वैसे गुप्त बातों को जानने का प्रयास करेंगे जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं आप सबों को। पहला, औरंगजेब के मरने के बाद मुअज्जम आएगा, है ना, मुअज्जम आएगा। देखिए यही बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा और ये 1707 से लेकर 12 तक ये गद्दी पर रहा, है ना, 1707 से लेकर 12 तक रहा। ओके, मैंने लिख रखा है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह गद्दी पर बैठा। ठीक है, ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इसके इन्होंने क्या किया, इसने मराठा और राजपूतों से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन साम्राज्य में अस्थिरता बनी रही। ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद मुगल दरबार में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, इनकी ये जब मरे तो उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। और ये आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम और कामबख्श, मेन यही फाइट कर रहे थे। तो आजम जो मारा गया था वो जजाओं के युद्ध में मारा गया था आजम, और कामबख्श हैदराबाद के निकट मारा गया था। ठीक है, इन्होंने ही मारा था, बहादुर शाह प्रथम ने ही मारा था, है ना। तो ये ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे देखते हैं, इनकी और बातें देखने का प्रयास करते हैं। बहादुर शाह प्रथम ने दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई थी। इनके काल में शांतिपूर्ण नीति के बावजूद, है ना, यहाँ पर बढ़िया प्रश्न आ गया,
इसके काल में शांतिपूर्ण नीति के बावजूद हम लोग क्या देखते हैं, सिख नेता बंदा बहादुर ने बगावत की थी। ठीक है, बंदा बहादुर ने बगावत किया था। ओके, इनके काल की और क्या घटना है, इनके काल में डच शिष्टमंडल, डच हॉलैंड से एक शिष्टमंडल आया था जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में, है ना, जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में इनके दरबार में आया था। 1711 ईस्वी में ये मुगल दरबार आया था। ठीक है, डच शिष्टमंडल के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो शिष्टमंडल आया था, है ना, जोशुआ कैटलर के नेतृत्व में, उनके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री का नाम आता है। पुर्तगाली स्त्री कौन थी, जूलियान, है ना, पुर्तगाली स्त्री जूलियान थी जो उनके स्वागत में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी, ये जूलियान। ठीक है, जूलियान ध्यान में रखिएगा, ये प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसकी स्वागत के एवज में ही इसको उपाधि दी गई थी, है ना। बहादुर शाह प्रथम ने इसको उपाधि दिया था। क्या उपाधि दिया था, इसको उपाधि दिया गया था बीवी का, बीवी। ठीक है, बीवी की उपाधि दी गई थी और फिदवा, बीबी और फिदवा की उपाधि इसको दी गई थी। किसको, जूलियान को। जूलियान कौन थी, ये पुर्तगाली महिला थी जो जोशुआ कैटलर का स्वागत करी थी और इसीलिए इसको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है, इतिहासकार खाफी खां, है ना, इतिहासकार खाफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को कौन सी उपाधि दी, साहे-बे-खबर की उपाधि दी थी, साहे-बे-खबर की उपाधि दी थी। बट मुगल दरबार में या इनके उत्तराधिकारियों के बीच इतना गंदा खेल खेला गया कि बहादुर शाह प्रथम का शव 1 माह तक दफन नहीं किया जा सका था। आप समझ सकते हैं कितने ये लोग निकम्मे थे, है ना, कि पिता का शव 1 माह तक दफन नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या दशा हुई होगी। और किसी तरह जब बीमारी की आशंका हो गई ना, तो दरबारियों ने इनके शव को ठिकाने लगाया, है ना। इतना खराब स्थिति उत्तरकालीन मुगल बादशाहों का हो गया था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिडनी ओवेन, है ना, सिडनी ओवेन का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें सिडनी ओवेन ने एक बात कही है इनके बारे में, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिडनी ओवेन ने क्या कहा है, यह अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, है ना, यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, है ना। ये सीधा कोट करता है परीक्षा में कि किस उत्तरकालीन मुगल बादशाह के बारे में ये बात कहा गया है कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। किसने कहा, तो सिडनी ओवेन ने कहा है इसको, है ना। ये ध्यान रखिएगा आप सब, क्लियर है सबका। तो ये बहादुर शाह प्रथम से रिलेटेड जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरे राजा को जानने का प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब शासक कमजोर हो जाता है, जब शासक कमजोर हो जाता है तो दरबार में गुटबंदी चालू हो जाती है ना। दरबार में गुटबंदी प्रारंभ हो जाता है जब राजा कमजोर हो जाता है ना। और यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि गुट का निर्माण हो गया, है ना। 3 गुट बन गए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ 3 गुट बन गए। पहला गुट कौन बना, ईरानी गुट। ठीक है, ईरानी गुट, पहला गुट जो बना वो ईरानी गुट। ठीक है, ईरानी गुट। उसके बाद तुरानी गुट, तुरानी, और फिर भारतीय मुसलमान। ठीक है, और तीसरा गुट कौन बन गया, भारतीय मुसलमानों का गुट बन गया, भारतीय मुसलमान। ये ध्यान रखिएगा, भारतीय मुसलमान। अब यहां देखो, ईरानी गुट का नेता जो था वो जुल्फिकार खां था। ठीक है, तुरानी गुट का नेता जो था वो चिनकिलीज खां था, निजामुल मुल्क आसफ जा उर्फ चिनकिलीज खां कहते हैं, है ना। तुरानी गुट का नेता कौन था, चिनकिलीज खां था, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। ओके, और भारतीय मुसलमान गुट का नेता जो था वो कौन थे, सैयद बंधु थे। ये ध्यान रखिएगा, सैयद बंधु, है ना। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां आप सबने पढ़ा होगा, है ना, आप सबने पढ़ा होगा। तो ये 3 गुट बन गया, है ना। चूंकि मुगल राजा कमजोर हो चुके थे
तो इन गुटों का एक ही काम था कि अपने मनपसंद राजा को गद्दी पर बिठाना है और हटाना है और इनसे लाभ लेना है। ठीक है, तो देखो जहांदार शाह जो गद्दी पर बैठा, जहांदार शाह जो गद्दी पर बैठा वो किसकी मदद से बैठा? ईरानी गुट के नेता, ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, जहांदार शाह। ओके, अब जहांदार शाह के काल की क्या कौन से प्रश्न आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है ना? चूंकि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये सिर्फ नाम के राजा थे, है ना, काम के राजा नहीं है। थोड़े बहुत अच्छे शब्द जो कहे जा सकते हैं, बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा गया, सिडनी ओवेन ने कहा, है ना। अब जहांदार शाह ने क्या किया? जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तथा मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराज की पदवी दी थी जहांदार शाह ने। ठीक है, जहांदार शाह के काल का सबसे क्या है, ये लाल कुंवर नामक वैश्या पर आसक्त था। ठीक है, आसक्त मतलब फिदा था, जिसके कारण इतिहासकारों ने इसे क्या कहा? लंपट मूर्ख की संज्ञा दी है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? लंपट मूर्ख। यहां से सॉब्रिकेट, उपनाम, उपाधि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। ठीक है, जहांदार शाह के काल में क्या था? सुभग चंद्र, है ना, सुभग चंद्र वास्तविक शासक बन बैठा था, है ना। और इसने क्या किया? इसने इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया और कृषकों को उत्पीड़ित किया। इजारा व्यवस्था समझते हैं आप सब? नहीं समझते हैं, है ना। इजारा व्यवस्था मतलब ठेकेदारी देना, है ना, लगान वसूलने की ठेकेदारी दे देना, उसी को इजारा व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो ये बहादुर शाह प्रथम के ही पुत्र हैं जहांदार शाह, है ना। जहांदार शाह अभी तुरंत मैंने लिस्टिंग में बताया था आपको कि ये उन्हीं के पुत्र हैं, जहांदार शाह हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, ये जहांदार शाह से ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है और विशेष बातें नहीं ध्यान में रखनी है। ठीक है, किनको क्या उपाधि दी थी वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सुभग चंद्र ध्यान रखेंगे। ठीक है, सुभग चंद्र के बारे में ध्यान रखेंगे कि वास्तविक शासक इनके हाथों में आ गया था। इजारा व्यवस्था ध्यान में रखेंगे। जैसे किसानों से जो लगान लेना है ना, वो लगान लेने के लिए कोई ठेकेदार को दे दिया कि भाई उनसे उतना लगान आप वसूलो। ठीक है, तो वो लगान वसूलने के चक्कर में किसानों को काफी कष्ट दिया इनके काल में, जहांदार शाह के काल में, है ना। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अब फर्रुखसियर आ गया, है ना, फर्रुखसियर आ गया। ठीक है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, है ना। जो 1-2 बीच में आए हैं छोटे छोटे राजा, उनके बारे में हम यहाँ बात नहीं करने वाले, क्योंकि वो परीक्षा में आएगा नहीं, सिर्फ क्रम सजाने के ही काम आएंगे वो, जो मैं पहले ही आपको बता दिया कि भाई इस तरीके से क्रम आप सजा लेंगे इसमें, है ना। देखो अब फर्रुखसियर जो गद्दी पर बैठा किसकी मदद से बैठा? फर्रुखसियर जो गद्दी पर बैठा वो सैयद बंधु की मदद से बैठा। सैयद बंधु कौन है? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, है ना। और गद्दी पर बैठते ही इसने सैयद बंधु अब्दुल्ला खान को वजीर बना दिया, वजीर, है ना, और हुसैन अली खान को मीर बख्शी बना दिया। मुगल काल में मीर बख्शी ना सेनापति को कहते हैं। ठीक है, और वजीर क्या होता था? सुल्तान के बाद या बादशाह के बाद दूसरा प्रमुख पद था ये वजीर। ठीक है, वजीर। और हुसैन अली खान मीर बख्शी के रूप में नियुक्त हुआ, जो सेनापति होता था। तो इसने क्या किया? इसने जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर हटाया था। अकबर भी हटाया था, आपको ध्यान रखना है, और फिर फर्रुखसियर ने हटाया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसने अजीत सिंह की बेटी से विवाह किया था, है ना। अजीत सिंह जो मारवाड़ की राजकुमारी थी, आपको ध्यान रखना है, मारवाड़ की राजकुमारी थी। ठीक है, और सिख नेता जो बंदा बहादुर का विद्रोह हुआ था, बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी फर्रुखसियर ने करवाई थी। ठीक है, फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या करवाई थी, है ना, फर्रुखसियर। अब ये फर्रुखसियर देखो सैयद बंधु की मदद से तो बना ये, है ना, सैयद बंधु की तो मदद से बना, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि ये सैयद बंधु को ही समाप्त करने का प्लान करने लगा, सैयद बंधु को ही खत्म करने का प्लान करने लगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, और इसको देखो घृणित कायर के नाम से कहा गया, घृणित कायर। ठीक है, घृणित कायर,
इतिहास में कहा जाता है कि ये सैयद बंधु जब इसको ढूंढ रहे थे तो ये अपनी पत्नी के पास जाके छुप गया था, और इसी कारण से इसको क्या होता है, घृणित कायर का नाम दिया जाता है। राजा है ना जी, राजा है, ठीक है, और वो पत्नी से सिक्योरिटी मांग रहा है, पत्नी पास छुप रहा है, तो वो तो कायरों में भी घृणा वाला काम किया, इसीलिए घृणित कायर कहते हैं, ठीक है। इन्होंने और क्या किया था, 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी किया था, और जिससे उनको व्यापार से रिलेटेड काफ़ी रियायतें दी थी फर्रुखसियर ने, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, ये सैयद बंधुओं को रास्ते से हटाने का प्रयास किया, किसके प्रभाव में, मीर जुमला के प्रभाव में, ये ध्यान रखिएगा, है ना, किसके प्रभाव में आकर, तो मीर जुमला के प्रभाव में आकर सैयद बंधु अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान को रास्ते से हटाने का प्रयास किया था, है ना। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी, और मैंने बताया कि ये जब ढूंढने लगे तो ये पत्नी के पास जाके छुप गया था, इसलिए इसको इतिहासकारों ने क्या कह दिया, घृणित कायर इसको संज्ञा दे दिया, है ना। ये फर्रुखसियर की कहानी है, फर्रुखसियर की कहानी हो गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले राजा के बारे में, अगले राजा के बारे में। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर दो राजा आए, इसके पहले दो राजा आए, कौन कौन आए, रफी उद दर्जात, है ना, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, ठीक है। पीछे मैंने बताया आपको कि रफी उद दर्जात और रफी, पहले सैयद बंधुओं ने ही बिठाया, है ना। फर्रुखसियर के बाद किसको बैठाया, रफी उद दर्जात को बिठाया, ठीक है, रफी उद दर्जात को बिठाया, और उसके बाद रफी उद दर्जात के बाद रफी उद दौला को बिठाया, जो शाहजहां द्वितीय की उपाधि के लेकर सिंहासन पर बैठा था, पीछे मैंने बताया था, ठीक है, क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। तो ये इसीलिए देखो लगातार सैयद बंधु बिठा रहे हैं ना, फर्रुखसियर को बिठाए, रफी उद दर्जात को बिठाए, फिर रफी उद दौला को बिठाए, फिर मोहम्मद शाह रंगीला को बिठा रहे। तो जो सैयद बंधु थे वो कुल कितने राजाओं को गद्दी पर बिठाया, तो 4 राजाओं को गद्दी पर बिठाया, है ना, 4 राजाओं को, कौन कौन, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात, रफी उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला को, ओके। तो वो जो राजा थे रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, उनके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखने हैं, है ना। इतना ही ध्यान रखना है कि वो दोनों राजा सैयद बंधुओं की कठपुतली थी, ठीक है, दोनों उन्हीं के इशारे पर चलते थे, है ना। और आपको एक चीज ध्यान रखना है, अजीत सिंह चूंकि फर्रुखसियर से शादी हुई थी अजीत सिंह की बेटी की, मारवाड़ की राजकुमारी थी, तो अजीत सिंह की बेटी जो विधवा हुई वो तो मुगल हरम में थी, मुगल हरम में थी, है ना। और रफी उद दौला ही अनुमति दिया था, तो अजीत सिंह की बेटी मुगल हरम से वापस हुई थी, है ना। फिर से अजीत सिंह के पास, अजीत सिंह अपने पास ले गए थे, और बाद में उसको हिंदू धर्म ग्रहण कर ली वो अजीत सिंह की बेटी, और फिर जो सामान्य जीवन है वो इस तरह से जीने लगी, तो मुगल हरम से बाहर निकल गई थी वो, ये ध्यान रखेंगे, ओके। अब आइए मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला मूल नाम मैंने बताया रोशन अख्तर था, इसका मूल नाम रोशन अख्तर था, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला, एक्चुअली मोहम्मद शाह रंगीला था किसका बेटा, उसको ध्यान रखना है। मोहम्मद शाह रंगीला तो ये जहान शाह का पुत्र था, जहान शाह का पुत्र था, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका मूल नाम देखो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है रोशन अख्तर, इसका मूल नाम रोशन अख्तर है, यहाँ पर देखो ये रोशन अख्तर है, ठीक है। इनके काल में क्या हुआ, इनके काल में देखो 1739 ईस्वी में नादिर शाह आया था ईरान से, ठीक है, और करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, ठीक है, करनाल का युद्ध हुआ था। अब रंगीला का बचाव इसमें किसने किया था, निजाम ने किया था, निजाम ने मीडिएटरी करी, मध्यस्थता करी, तो रंगीला का बचाव हुआ था इसमें, करनाल का युद्ध 1739 में, ठीक है, करनाल का युद्ध नादिर शाह के साथ हुआ था। नादिर शाह को आपको ध्यान रखना है, ये नादिर शाह है ना, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं नादिर शाह को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नादिर शाह ने जम के लूटा,
है ना, दिल्ली को जम के लूटा। आगे और इतिहास आप पढ़ेंगे तो बड़ा मजेदार होगा, है ना। नादिर शाह जब सीमावर्ती क्षेत्र में था, है ना, तो सादत खान ने इसको कहा कि इधर उधर क्या लूट रहे हो, दिल्ली जाके लूटो, है ना, दिल्ली में ढेर सारा संपत्ति मिलेगा, है ना। परिणाम हुआ कि नादिर शाह दिल्ली गया, और दिल्ली गया तो दिल्ली में तो कुछ था ही नहीं, मुगल राजा तो सिर्फ नाम के थे। तो फिर वो सादत खां को खोजने लगा। सादत खां कौन है? स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक है सादत खां, स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक। तो जैसे ही नादिर शाह सादत खां को ढूंढने का प्रयास किया तो सादत खां ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया था सादत खां ने, है ना। लेकिन नादिर शाह को दिल्ली भेजा था, दिल्ली भेज दिया था, भाई दिल्ली जाओ, वहां ज्यादा रुपया मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ईरान का नेपोलियन इसको कहते हैं। ओके, आगे देखो, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 ईस्वी में, है ना, जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित किया था या समाप्त कर दिया था। ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि जजिया कर को फाइनली किसने खत्म किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने खत्म किया था, है ना, 1720 में। क्लियर? 1719 में वो गद्दी पर बैठा, 48 तक रहा, 20 में देखो जजिया कर फाइनली समाप्त हो रहा है। ओके, इसके काल में फूल वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ हुआ था। ये बढ़िया क्वेश्चन है, फूल वालों की सैर, ठीक है। इनके काल में क्या हुआ? इनके काल में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था, है ना। अहमद शाह अब्दाली का पहला आक्रमण जो है 1748 में हुआ था, लगातार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। और अहमद शाह अब्दाली ने तकरीबन 7 बार आक्रमण किया, यहाँ पे 7 बार आक्रमण किया, है ना, अहमद शाह अब्दाली, वो ध्यान रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली, है ना, 7 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण इसी के काल में हुआ था। और आगे चल के यही अहमद शाह अब्दाली 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ेगा, जिसमें मराठों की करारी हार होगी, है ना। तो अहमद शाह अब्दाली। ओके, मोहम्मद शाह रंगीला नाम से ही पता चल रहा है, फिगर भी आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल रास रंग में रहता था मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो काल था ना, वो हिजड़ों और महिलाओं का काल, माने उसी वर्ग का प्रभुत्व था इसके काल में, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला के काल में महिलाओं का वर्चस्व था इसके काल में। और यही कारण है कि इसका जो अगला बेटा आएगा ना, वो नर्तकी का बेटा था, है ना। इतिहास में नर्तकी का बेटा राजा बनेगा इसके बाद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो अगला राजा आ रहा है, अहमद शाह आ रहा है ना। अगला राजा मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, चूंकि इंपॉर्टेंट राजा है, उन्हीं के बारे में मैं डिस्कस करना चाह रहा था, इसीलिए उन्हीं राजाओं के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद राजा कौन आया, मैं उनको डिस्कस कर दे रहा हूँ, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो अहमद शाह, है ना, अहमद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद कौन आया? अहमद शाह आया, है ना, अहमद शाह, ठीक है, अहमद शाह आया। और अहमद शाह के काल में भी क्या, ये नर्तकी का बेटा था, ध्यान रखिएगा, नर्तकी का पुत्र था ये, है ना, नर्तकी का पुत्र था ये, नर्तकी का पुत्र था। और इसके काल में अहमद शाह अब्दाली ने 5 बार आक्रमण किए इसके काल में, अहमद शाह के काल में, है ना। 1748 से 54 तक ही रहेगा, पीछे लिस्टिंग आप देख सकते हैं, है ना, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अहमद शाह 1748 से 54 तक रहा। और इसके काल में 5 बार अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, है ना, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल नकारा राजा था, कुछ काम का राजा ये था नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो 54 में कौन आ रहा है? आलमगीर सेकेंड आ रहा है, आलमगीर द्वितीय, यहाँ पर आप देख रहे हैं आलमगीर द्वितीय आ रहा है इसके बाद, ठीक है, आलमगीर द्वितीय। तो ये आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या लिया, औरंगजेब की उपाधि ले रखा है, आलमगीर सेकेंड हम कह रहे हैं, तो औरंगजेब आलमगीर की उपाधि ली थी, ठीक है।
और ये आलमगीर की उपाधि दी थी। ये गद्दी पर बैठा था किसकी मदद से, वो ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। ये गद्दी पर बैठा था गाजी उद्दीन, है ना, गाजी उद्दीन या इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क की सहायता से, इमादुल मुल्क की सहायता से ये गद्दी पर बैठा था। ठीक है। इसके काल में क्या प्रश्न आएगा, इसके काल में आपको ध्यान रखना है पलासी की लड़ाई हुई, है ना। कंपेयर करने वाला थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध आपको पता होगा कि ये 1757 में हुआ, है ना। याद रखेंगे। अब ईस्वी सन नहीं पूछता, डेट पूछता है। तो 23 जून, है ना, 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो उस समय मुगल राजा कौन थे ऐसा पूछेगा आपको, तो आलमगीर सेकेंड आप मारेंगे। आलमगीर सेकेंड जो है सो मुगल बादशाह थे उस समय। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला राजा के बारे में जानते हैं। चूंकि कारगर राजा थे नहीं, तो इनके बारे में बहुत कुछ मिलने वाला नहीं, है ना। तो अब देखो, शाह आलम द्वितीय आ गए। इसके पहले शाहजहां तृतीय भी था, लिस्ट में मैंने बताया था आपको, है ना। बट उसके बारे में भी बहुत कुछ जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ये क्रम है, आ रहे थे। अब शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय के काल की सबसे प्रमुख घटना क्या है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय की प्रसिद्ध घटना है कि इनके काल में बक्सर का युद्ध हुआ, वो ध्यान रखेंगे। बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध हुआ, ये ध्यान रखेंगे। शाह आलम सेकेंड। बक्सर युद्ध सब लोग जानते होंगे, है ना, कि 1764 को हुआ। लेकिन अब ईस्वी सन नहीं पूछता, डेट पूछता है। तो कितना होगा, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, हेक्टर मुनरो ने भारत की 3 बड़ी शक्ति को हरा दिया था। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल का नवाब मीर कासिम, ये तीनों को पराजित किया था। और इतिहास में आपको ध्यान रखना है कि भारत वास्तव में गुलाम हुआ बक्सर युद्ध के बाद, है ना। लेकिन गुलामी का जो प्रारंभ माना जाता है वो पलासी युद्ध के बाद। दोनों में अंतर समझिएगा। यदि परीक्षा में पूछता है कि भारत में अंग्रेजों का गुलाम होना कब प्रारंभ हुआ, तो पलासी युद्ध के बाद मारेंगे। लेकिन यदि सवाल करता है कि भारत वास्तव में गुलाम कब हुआ, तो बक्सर युद्ध के बाद आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि शाह आलम द्वितीय से एक और इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि जो अहमद शाह अब्दाली था ना, अहमद शाह अब्दाली ने इतना आतंक फैला रखा था, इतना आतंक या उसके आक्रमण के कारण इतनी अराजकता फैल गई थी, ठीक है, अव्यवस्था फैल गई थी कि शाह आलम द्वितीय स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, है ना। लेकिन 12 वर्ष तक दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था। सम्राट घोषित करने के बाद 12 वर्ष तक ये दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था। 12 वर्ष तक दिल्ली में, क्यों, अहमद शाह अब्दाली की आक्रमण के कारण जो अराजकता फैली थी उसके कारण, ठीक है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि अहमद शाह अब्दाली जिस समय आक्रमण किया, 5वां आक्रमण जो इसके काल में ही हुआ, शाह आलम द्वितीय के काल में ही हुआ, और फिर 1761 में आपको पानीपत की लड़ाई हुई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय के काल से आपको ये प्रश्न आएंगे और आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे जानने का प्रयास करते हैं। अगला राजा ले लेते हैं, अकबर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय आपको ध्यान रखना है, ये 1806 से लेकर 1837, ये पूरी तरह से अब क्या है, ये सब के सब ना अंग्रेजों के पेंशनर हैं। अंग्रेज इनको पेंशन देता है तो इनका दिनचर्या चलता है, इनका खर्चा चलता है ना। तो 1806 से 37 तक आप देख रहे हैं कौन है, अकबर द्वितीय है, ठीक है। और आपको ध्यान ये रखिएगा, इससे एक प्रश्न आप ध्यान रखिएगा जरूर कि ये अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला ये प्रथम मुगल शासक था। अंग्रेज इसको प्रोटेक्शन दिए थे, है ना।
अंग्रेज की सहायता से या अंग्रेजों की संरक्षण में पहला बादशाह बना। पहला बादशाह, ये ध्यान रखेंगे, पहला बादशाह बना। ठीक है, कौन पहला बादशाह बना? अकबर द्वितीय। ठीक है, 6 से 37 तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि इनको चूंकि पेंशन मिलता था। ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखेंगे, चूंकि अंग्रेज, देख रहे हो अंग्रेजों का वर्चस्व आ गया, तो इसमें अब दूसरा क्या इनका इंफॉर्मेशन है कि मुगल की जो टकसाल थी ना, जहां सिक्के ढाले जाते थे, मुगल टकसाल, वो बंद कर दिए गए। मुगल टकसाल जो है, मुगल टकसाल क्या हो गए? बंद हो गए। मुगल टकसाल बंद है ना। और ब्रिटिश सिक्कों का प्रचलन, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन है ना, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन किसके काल से शुरू हुआ? तो इसके काल से, ये ध्यान रखेंगे, है ना, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, अंग्रेजी सिक्कों का प्रचलन इसके काल से हुआ। क्लियर? किसके काल से? अकबर शाह द्वितीय। इसके काल की एक और बात ध्यान रखेंगे कि चूंकि पेंशन से रिलेटेड चीजें को सुलझाने के लिए इन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था, है ना। पेंशन से रिलेटेड इशू थे कुछ, तो उसको सुलझाने के लिए इंग्लैंड भेजा था, और राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड में ही मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर द्वितीय ने ही दी थी राम मोहन राय को। तब वो कहलाने लगे राजा राम मोहन राय, है ना। तो राजा की उपाधि मोहन राय को इन्होंने ही दी थी, जो भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक युग का प्रारंभ माने जाते हैं, राष्ट्रीयता की शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय, पूर्व पश्चिम का मिलन बिंदु कहा जाता है उनको, राजा राम मोहन राय को, ये ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट राजा की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मतलब अब अंतिम राजा आ रहा है ना। अंतिम राजा देखो, बहादुर शाह द्वितीय, 1837 से 1857 के बीच है ना। बहादुर शाह द्वितीय बिल्कुल ये अंग्रेजों के संरक्षण में ही। ठीक है, ये बहादुर शाह द्वितीय किसका बेटा? अकबर द्वितीय का बेटा, इसके पहले वाला बेटा, है ना। ये क्रम आपको देख के ध्यान रखना है। ये अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है, और ये क्या था? इसको क्या कह सकते हैं? बिना साम्राज्य का सम्राट, है ना। बिना साम्राज्य का सम्राट है ये, इसके अधीन कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है। बिना साम्राज्य का सम्राट, है ना, बिना साम्राज्य का सम्राट इसको कह सकते हैं। इसके अधीन कुछ है ही नहीं, सब भारत स्वतंत्र हो चुका है ना। छोटे छोटे राज्य अस्तित्व हो सके, है ना। इसके जो आध्यात्मिक निर्देशन, है ना, आध्यात्मिक निर्देशन कौन था? आध्यात्मिक निर्देशक कौन था इसका? है ना, हसन अस्करी। ये ध्यान रखेंगे, हसन अस्करी इसका आध्यात्मिक निर्देशक था, है ना। और इब्राहिम जौक, है ना, इब्राहिम जौक, कौन? इब्राहिम जौक और एक और थे असद खां, है ना, असद खां। ये क्या थे दोनों? ये दोनों थे, इसको कविता सिखाते थे, है ना, कविता के शिक्षक थे। और आप सबको पता है कि ये खुद भी जफर उपनाम से कविता लिखता था, जफर उपनाम से कविता लिखता था। बहादुर शाह जफर इसको कहते हैं। तो जफर उपनाम से कविता लिखता था, लेकिन ये कविता इसको सिखाते कौन थे? इब्राहिम जौक और अरशद खां इसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक गुरु थे, हसन अस्करी, है ना। और अब इसके साथ दुर्भाग्य क्या हुआ है? इसके साथ दुर्भाग्य क्या हुआ कि बिना साम्राज्य का सम्राट था, लेकिन इसके काल में ही 1857 की क्रांति हुई,
है ना। 1857 की क्रांति हुई, उसमें मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अब 10 मई को 1857 की क्रांति हुई, है ना। 11 मई को लोग दिल्ली पहुंच गए और बहादुर शाह को उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व करने का आग्रह किया, है ना। तो इनको तो खुद नहीं समझ में आया कि आखिर करना क्या है, क्योंकि इनके पास तो कुछ था नहीं, ताकत थी नहीं, तो आखिर नेतृत्व करने का क्यों कह रहे हैं। तो एक सिपाहियों की सोच थी, सैनिकों की सोच ये थी कि यदि, चूंकि ये कुछ भी नहीं है फिर भी भारत के राजा है, भारत के बादशाह है, तो यदि भारत का बादशाह कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करता है तो वो आंदोलन का स्वरूप भारतीय हो जाता है। और इसी कारण से सैनिकों ने इनको आग्रह किया था, आग्रह से नहीं माने थे। तो मैं बता दूं आपको कि इन पर बहुत प्रेशर डाला गया था, रफ ट्रीट किया गया इनके साथ, तब जाके ये तैयार हुए, है ना। ये जानते थे उसका परिणाम कि यदि हम सिपाहियों का साथ देंगे तो मेरे साथ क्या होगा, इसलिए तैयार नहीं हो रहे थे। बट सैनिकों ने इतना प्रेशर डाला, इतना रफली ट्रीट किया इनके साथ, तब जाके ये रेडी हो गए और 1857 की क्रांति में भाग लिया, है ना। दिल्ली में बख्त खां जो था वो सैन्य नेतृत्व किया था, बख्त खां, आपको ध्यान रखना है। अब 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ही अंग्रेजों ने इनको क्या किया, चूंकि अंग्रेज पेंशन देता था ना, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। रंगून म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी, है ना, रंगून। अभी म्यांमार की राजधानी रंगून नहीं है, नाई पाई ताई है ना। म्यांमार की राजधानी नाई पाई ताई है, लेकिन पहले रंगून हुआ करती थी और रंगून इनको भेज दिया, रंगून भेज दिया, है ना, रंगून भेज दिया। तो और वहीं पर क्या हुआ, रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई 1862 में, है ना। मरे कब ये? 1862 में मरे। कहाँ मरे? रंगून में मरे और रंगून में ही इनका जो है सो मकबरा है ना। तो इन्होंने लिखा भी था, अपनी कविता में लिखा भी, राजा है ना, कि जफर इतना बदनसीब कि अपने वतन में दफन के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ, है ना। तो ये विदेश में इसको दफनाया गया, ठीक है। तो अब ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि कुल कितने मुगल राजा हैं जिनका मकबरा विदेश में है ना। मकबरा विदेश में है, कुल कितने राजा हैं, है ना, कुल कितने राजा हैं जिनका मकबरा विदेश में है। तो एक तो अभी आपको मिल गया, सॉरी, एक तो अभी आपको मिल गया कि बहादुर शाह द्वितीय हैं जिनका मकबरा कहाँ है? विदेश में है। दूसरा बाबर है, बाबर है, उसका भी मकबरा काबुल में है ना, काबुल में है, तो उसका भी विदेश में। और एक और है जहांगीर है, जहांगीर जिसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में है, लाहौर में। तो देखो 3 राजा ऐसे हैं मुगल राजा जिनका मकबरा कहाँ है? विदेश में है, ठीक है। बाबर, जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय, है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे। नादिर शाह जो मैंने पढ़ाया था ना, वो नादिर शाह में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि नादिर शाह ने मयूर सिंहासन लूट कर ले गया था, आई मीन कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया था, जिसे शाहजहां ने मयूर सिंहासन में लगवाया था, उसे लूटकर उन्होंने ले गया था। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, है ना, कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है और बेहद रोमांचक वीडियो भी है। तो आप सब इसे अवश्य देखें और लोगों को बताएं भी, है ना, अधिक से अधिक लोगों को बताएं, ताकि ये जानकारी जो निःशुल्क आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ आप तक पहुंचाते हैं, तो इसका लाभ सबको मिल सके। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक। आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।